ये ब्रिज इतनी ऊंची, खतरनाक, आइसोलेटेड जगह पर कैसे बनाया गया? दुनिया की कोई क्रेन इतनी ऊंची नहीं है कि वो 565 मीटर की ऊंचाई पर इस ब्रिज के डेक्स को पहुंचा सके। गोइचो वैली में बहुत क्रैक्स और केव्स हैं। इसकी चट्टानें काफी सुराखों वाली नरम हैं, जिसकी वजह से इस वैली के दोनों किनारों पर ब्रिज के सपोर्टेड एंकर्स नहीं रख सकते। यहाँ दूर दूर तक सैंड का कोई नामो निशान नहीं है, तो कंक्रीट बनाने के लिए इस आइसोलेटेड जगह पर मिलियंस ऑफ टन्स सैंड कहाँ से लाई गई? उसके बाद कंक्रीट को 270 मीटर की हाइट के टावर्स को भरने के लिए टॉप पर किस तरह पहुंचाया गया? इतनी परेशानियों और रुकावटों के बावजूद मिलियंस ऑफ डॉलर्स लगाकर चाइना ने अपनी इस जिद को आखिर क्यों और कैसे पूरा किया? देखती आंखों और सुनते हुए कानों को दिमागी फायर पर खुशामदीद। ये गोइचो वैली, जिसकी गहराई में आईफिल टावर आ जाए, रुकावट थी 4 करोड़ लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी में। गोइचो में रहने वाले लोग बिल्कुल आइसोलेटेड थे। यहाँ के लोगों को हॉस्पिटल्स, मार्केट्स और दुनिया से कनेक्ट होने के लिए खतरनाक, खौफनाक लैंडस्लाइडिंग वाले रोड्स पर घंटों का सफ़र करना पड़ता था। लेकिन फिर सारी परेशानियां ख़त्म हो गईं और ये मुमकिन हुआ बेपेंजेंग फर्स्ट ब्रिज की वजह से। लेकिन सवाल ये है कि ये दुनिया का एक सबसे ऊंचा और 3.1 किलोमीटर लंबा ब्रिज इतनी परेशानियों से भरी जगह पर कैसे बनाया गया? दरअसल जियोलॉजिकली ये जगह बड़ी अनस्टेबल है और वैली के 2 किनारे बहुत कमज़ोर हैं। इन पर सपोर्टेड एंकर्स को नहीं रखा जा सकता। अब इंजीनियर्स के पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचा था, केबल स्ट्रेट ब्रिज। खाई के बीचों बीच ऊंचाई पर मौजूद ब्रिज के डेक्स का सारा लोड केबल्स पर होगा और केबल्स टावर की तरफ जाएंगी और फिर टावर में से होते हुए बिल्कुल नीचे ग्राउंड में फिट हो जाएंगी। इस तरह ब्रिज का सारा लोड ग्राउंड पर होगा, ना कि वैली के किनारों पर। लेकिन इस ब्रिज की लंबाई बहुत ज़्यादा है, मगर केबल्स और टावर्स के बीच का एंगल 30 to 40 डिग्री से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, वरना बीच में लोड होने की वजह से ब्रिज ब्रेक हो सकता है। अब 20,000 टन स्टील के डेक्स पर मुश्तमिल 5 टाइटैनिक की लंबाई जितने इस ब्रिज को 30 to 40 डिग्री के एंगल्स पर केबल्स से पकड़ने के लिए 270 मीटर्स ऊंचे कंक्रीट के टावर्स बनाने होंगे। लेकिन बगैर सैंड के इतनी टन्स कंक्रीट कैसे बनाई जाए? और फिर इस कंक्रीट को टावर्स बनाने के लिए इतनी हाइट पर कैसे पहुंचाया जाए? जियोलॉजिस्ट के मशवरे पर इंजीनियर्स ने वैली में पड़ी रॉक्स को ग्राइंड करके मैन मेड सैंड बनाई। हजारों लाखों स्टील बार्स एक स्ट्रक्चर की शेप में आपस में बंधे हुए थे। इंजीनियर्स ने हाथों से स्टील बार्स के अराउंड सेक्शन बाय सेक्शन मोल्ड बनाकर कंक्रीट से भराई शुरू कर दी। शुरुआत में कंक्रीट को ऊपर तक टावर क्रेन्स के जरिए पहुंचाया जा रहा था, लेकिन फिर बाद में जब हाइट हद से ज़्यादा हो गई तो कंक्रीट को ऊपर तक पहुंचाने में एक हाई पावर ग्रेविटी डाइंग पंप इस्तेमाल किया गया। कई महीनों बाद टावर्स तैयार हो गए, लेकिन अब सवाल ये था कि ब्रिज के डेक्स को इतनी हाइट पर कैसे पहुंचाया जाए। काफ़ी दिमाग लगाने के बाद इंजीनियर्स एक सॉल्यूशन तक पहुंचे, जिसमें उन्हें इतनी ऊंचाई पर डेक्स को टिकाए रखने में किसी सपोर्टेड स्ट्रक्चर की ज़रूरत नहीं थी सिवाय टावर्स के। दरअसल ये सॉल्यूशन था बैलेंसिंग। इंजीनियर्स टावर की एक साइड पर एक डेक को रखते, फिर उस पर केबल बांधते और फिर टावर की दूसरी साइड पर भी एक केबल बांधते। इस तरह वो बैलेंस रखते।
फिर जब वो दूसरा डैक रखते उस पर भी केबल बांधते और फिर टावर की दूसरी साइड पर भी एक केबल बांधते। 20,000 टन के डैक्स और गाड़ियों का वजन उठाने के लिए इंजीनियर्स ने टोटल 224 केबल्स इस्तेमाल किए। ये केबल्स डैक्स पर बंध कर टावर्स में से होते हुए बिल्कुल फाउंडेशन में जाते हैं। एक केबल में 43 स्ट्रैंड्स होते हैं। पहले वाटरप्रूफ केसिंग में एक स्ट्रैंड डालकर टावर से अटैच किया जाता है और फिर डैक के साथ जोड़ा जाता है। उसके बाद बाकी स्ट्रैंड्स को एक एक करके केसिंग में से गुजार कर बांधा जाता है। अगर इस ब्रिज में से एक केबल को रिमूव भी कर दिया जाए तब भी ये ब्रिज स्टेबल रहेगा। इस तरह टावर्स पर केबल्स के जरिए डैक्स को बैलेंस करते हुए काफी दूर तक डैक्स बिछा दिए गए और जब बारी आई बीच के डैक्स की, जो कि बहुत ऊंचाई पर बिल्कुल खाई के बीचों बीच थे, तो फिर इंजीनियर्स ने स्लाइडिंग को यूज किया। उन्होंने पहले से लगे हुए डैक्स के नीचे स्लाइड लगाई और फिर दूसरे डैक्स को स्लाइड करते हुए बीच तक पहुंचाया। इस तरह तकरीबन 42 महीनों बाद इस बड़ी सी खाई के दरमियान फासला खत्म हो गया। घंटों का सफर मिनटों में तय होने लगा। इंजीनियर्स का कहना था कि जब हमने इस ब्रिज को बनाना शुरू किया तो बहुत एहतियात कर रहे थे, जैसे एक बच्चे की करते हैं, लेकिन अब ये बच्चा बड़ा हो गया है और अब लोगों को सर्व कर रहा है।